जय हिंद दोस्तों। आज हम लाए हैं केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर। जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड। तो इसमें आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, किन कंडीशंस में बनता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ एनर्जी टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे, क्या फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए और कंपाउंड्स के, आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेटाइस एनर्जी क्या होती है, कौन सा कंपाउंड कितना आयनिक है, कितना अच्छा आयनिक है और क्या उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। तो इन्हीं सारी चीजों को आज हम सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री और मेरा नाम है निखिल दुबे। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर, आयनिक बॉन्ड। बच्चों बहुत बेसिक से अगर हम चलें तो आयनिक बॉन्ड होता क्या है। आयनिक बॉन्ड का एक नाम और है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो है इट मेड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। कैसे बनता है कि इसमें मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे देता है किसको, नॉन मेटल को। मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां होता है। कि मेटल अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली किसे दे देता है, नॉन मेटल को ये दे देता है। अब जैसे अगर हम एग्जांपल देखें कि सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 281। तो सोडियम के लास्ट शेल में हम देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन देके नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है और स्टेबल होना चाहता है, इसलिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा। और सिमिलरली अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहां से गेन कर ले तो क्लोरीन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। इसलिए यहां पे सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ का फॉर्मेशन कर लेता है और सिमिलरली जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बना लेता है। तो टू अचीव द स्टेबिलिटी, टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्लोरीन ने उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया है किसको, क्लोरीन को। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस उन मेटल्स और नॉन मेटल्स के गैसियस स्टेट में होता है। अगर हम पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर पे चलें तो वहां हमें कहा जाता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज तभी करता है जब वो अपने गैसियस स्टेट में हो। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जो है वो अपने गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं। अब यहाँ पे बना है Na+ और Cl-। तो Na+ और Cl- के बाद अगर हम देखें तो Na+ और Cl- के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्योंकि दोनों चार्ज स्टैटिक हैं इसलिए इन दोनों चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स काम करता है। थोड़ा सा आपको याद होगा कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, K = Q1 Q2/r²। तो जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा उतना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड कोई इस तरीके का बॉन्ड नहीं है। आयनिक बॉन्ड इज जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो बनता है उसे कैटायन कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनायन बनता है। तो आयनिक बॉन्ड एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैटायन और एनायन के बीच में। तो आप कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं देखेंगे कि हम Na बॉन्ड Cl बनाते हैं,
नहीं, आयनिक बॉन्ड में कभी भी इस डंडे को नहीं लिखा जाता, उसको सिंपल ऐसे ही लिखा जाता है NaCl। क्यों? क्योंकि ये मतलब बॉन्ड नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों बन रहा है? क्योंकि आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन Na के ऊपर प्लस है और क्लोरीन के ऊपर माइनस है। अच्छा, एक चीज और हम यहां पे हम देखें कि आफ्टर लूजिंग Na प्लस सोडियम बन गया 2,8, आफ्टर लूजिंग Cl माइनस क्लोरीन बन गया 288, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन बन गया Cl माइनस 288। तो जब दोनों ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुके हैं तो ऐसा क्या हुआ कि इनको आपस में बॉन्ड बनाना पड़ा। तो हम बॉन्ड बनाने का रीजन जो बताते हैं वो रीजन यही बताते हैं कि टू गेट स्टेबिलिटी। अब अगर यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस से कॉन्फ़िगरेशन में आ चुके हैं तो दे आर ऑलरेडी स्टेबल। तो अगर ये ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इनको आपस में बॉन्ड बनाना पड़ा। जरा सोच के बताइए, ये क्वेश्चन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज कर दिया है सोडियम ने और उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है, तो ये अचीव करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इन्हें आपस में क्या करना पड़ रहा है, बॉन्ड बनाना पड़ रहा है टू गेट द स्टेबिलिटी। जरा सोच के बताइए कि ये क्यों अभी भी अनस्टेबल है। देखिए, अभी हमने कहा था कि दोनों जो एटम है वो अपने गैसियस स्टेट के अंदर ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं। तो नो डाउट कि आफ्टर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन दोनों को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल चुका है, बट अगर ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो आफ्टर कॉम्बिनेशन दे फॉर्म अ सॉलिड। हमें पता है नमक जो है वो सॉलिड होता है, तो वो सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और चूंकि Na प्लस और गैसियस स्टेट में है, Cl माइनस गैसियस स्टेट में है, तो यहां पे इनकी स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम है विथ रिस्पेक्ट टू द सॉलिड। तो यहां पे सॉलिड फॉर्मेशन कर रहे हैं, सॉलिड सॉल्ट का फॉर्मेशन ये लोग कर रहे हैं, तो सॉलिड सॉल्ट बनाने के कारण ये ज्यादा स्टेबल है। तो चाहे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सोडियम ने अचीव कर लिया, चाहे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, बट फिर भी चूंकि ये गैसियस स्टेट में है और ये आफ्टर जब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद दे कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड स्टेट। ये हमें पता है नमक जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो यहां पे उनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी इन द सॉलिड स्टेट Na प्लस और Cl माइनस जो है वो आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो टू गेट मोर स्टेबिलिटी इन सॉलिड स्टेट ions made bond with each other। कि कैटायन और एनायन आपस में बॉन्ड जो बनाते हैं टू गेट द स्टेबिलिटी। नोट कीजिए इसे। ठीक है, चलिए अगली टर्म जो हम देखते हैं वो देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा तो उसका भी लुईस स्ट्रक्चर बनता है। तो लुईस के हिसाब से सपोज करें कि अगर Na प्लस और Cl माइनस आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं और वो मिलके NaCl बना रहे हैं, तो हमें पता है कि Na प्लस
में लास्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर चुका है तो 2,8। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो 288। तो बेसिकली होता क्या है कि एटॉमिक स्टेट में अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 281 मीन्स सोडियम का जो लास्ट शेल है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन जो है उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को लुईस ने कहा कि उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लोरीन के पास यहाँ पे 7 डॉट्स हो गए क्योंकि इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सोडियम के पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब Na जो है वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, Na प्लस बना लेता है। ठीक है, और जो क्लोरीन है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl माइनस बना लेता है। तो होता क्या है कि ये जो Na का एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर टू Cl। जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली Cl को तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो आफ्टर दिस सोडियम के पास क्या आ जाता है, प्लस, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 8। इस इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंट कलर से और क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए सिमिलरली हम देखते हैं कि हाउ MgCl2 इज फॉर्म। ये सब आप क्लास 10th में वैसे पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 282, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 287। अब अगर हम मैग्नीशियम का डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो मैग्नीशियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे 2 डॉट लगा दें, और क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे हम 7 इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। बट यहाँ क्लोरीन कितने हैं, MgCl2 में 2 क्लोरीन है, तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 क्लोरीन्स होंगे। मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए इजीली। कि एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को ट्रांसफर करता है और एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को ट्रांसफर करता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम के पास आ जाएगा 2+, और इन दोनों क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का जब आएगा तो दे फॉर्म्स माइनस। तो यहां हमें क्या मिला, Mg2+ और 2Cl-, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम थे तो दोनों क्लोरीन एटम में से एक एक क्लोरीन एटम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से आयनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स। ठीक है, नोट कीजिए इसे। अगला आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम। अगर मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमको पता है कि ग्रुप 1 जो हमारा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वाला, तो इन सब के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई ग्रुप 1 की, वो कितनी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंसी कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। अगर कोई आपसे सोडियम की वैलेंसी पूछे या इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछे तो यू नेवर से कि उसका वैलेंसी +1 है। प्लस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम के ऊपर अपीयर होता है,
तो सोडियम का वैलेंसी तो 1 ही है, बट बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के ऊपर चार्ज अपीयर होता है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1 ही है, बट -1 नहीं है, क्योंकि वैलेंसी नेवर भी पॉजिटिव नेवर भी नेगेटिव। वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, ये सिर्फ हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एटम ने या तो ट्रांसफर किए हैं या शेयर किए हैं टू मेक द बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी में अगर ग्रुप 1 की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं। अगर ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 हमारा बेरिलियम मैग्नीशियम वाला, पीरियोडिक टेबल आपको याद ही होगा। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन ग्रुप 13 की बात करें, बोरॉन एल्यूमिनियम, इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 3। ग्रुप 14 की बात करें तो कार्बन सिलिकॉन। अब ये इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब हमने क्या कहा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम। कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, और कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। ग्रुप 14 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 नहीं है। फिर बात करें ग्रुप 15 की, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इनके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? 3। ग्रुप 16 ऑक्सीजन सल्फर फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इनकी 2। ग्रुप 17 हेलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनका कितना हो गया? 1। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनकी वैलेंसी क्या हो गई? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लूज और गेन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एटम। अच्छा, व्हाट अबाउट ग्रुप नंबर 3 to 12? तो ग्रुप नंबर 3 to 12 जो है दे शोज वेरिएबल वैलेंसी। यहां पे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, और डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं दे शोज वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो Fe2+ भी दिखाता है और Fe3+ भी दिखाता है। कॉपर 1+ भी दिखाता है, कॉपर 2+ भी दिखाता है। तो यहां पे होती है वेरिएबल वैलेंसीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम। तो ये कुछ एटम्स हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2। आई होप कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होगी। पीरियोडिक सिटी वाला चैप्टर आप पढ़ के आए, तो पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, कि क्या फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए फॉर आयनिक बॉन्ड। या आयनिक बॉन्ड अगर बनता है तो उसके लिए क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, कि हमें पता है कि ये बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, और मेटल क्या करता है? यहाँ पे मेटल जो है वो लूजेज इलेक्ट्रॉन। सपोज कोई मेटल है, वो अपने लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है यहाँ पे केटायन। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और वी नो वेरी वेल कि जब भी किसी एटम में से आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल के न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, और जितना न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल के ऊपर लगाएगा उतना इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जब हम किसी एटम को देते हैं तो वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता है, और इलेक्ट्रॉन वहां से वो रिलीज कर पाता है। तो अगर इस केस में हम बात करें तो यहाँ पे मेटल का कुछ आयनाइजेशन एनर्जी होगा। अब चूंकि ये हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा वो क्या होगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, कि टू मेक आयनिक बॉन्ड वेरी इजीली जो आयनाइजेशन एनर्जी है, दिस आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी मिनिमम। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। किसी भी मेटल के आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम एटम को देते हैं वो क्या कहलाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड हम बात करें नॉन मेटल के केस में, नॉन मेटल के केस में क्या होता है कि नॉन मेटल जो है
अपने गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नॉन मेटल के ऊपर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे कौन सा एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कि अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एनी एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व होता है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, सोचिए जरा कि अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल रहा है तो वो मिनिमम होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, इट विल बी द मैक्सिमम। जितना एटम इलेक्ट्रॉन लेते समय एनर्जी लूज करेगा, रिलीज करेगा, उतना वो एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होना चाहिए, इट विल बी द मैक्सिमम। जिस एटम के लिए जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, उतना उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। तो मेटल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होना चाहिए। नोट कीजिए इसे इतना। अब अच्छा, यहां पे ये एनर्जी रिलीज होता है और यहां एनर्जी हमें देना पड़ती है। थर्ड केस क्या हो जाएगा, इन थर्ड केस व्हेन दिस मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइंस टुगेदर, आफ्टर कंबाइनिंग दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सपोज मेटल ये प्लस, नॉन मेटल को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स माइनस। तो आफ्टर कंबाइनिंग दे आर हैविंग अ m प्लस एंड x माइनस, और क्या बना लेते हैं, ये mx बना लेते हैं। जैसे Na प्लस और Cl माइनस क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। तो ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और दिस एनर्जी इज नोन एज लैटाइस एनर्जी। इसे क्या कहा जाता है, लैटाइस एनर्जी। तो जितना ज्यादा ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होगा, लैटाइस एनर्जी जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा लैटाइस एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, उतना आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हायर द लैटाइस एनर्जी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो लैटाइस एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म। कि जब भी 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है तो उस 1 मोल आयनिक कंपाउंड के बनने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसे क्या कहा जाता है, आयनिक एनर्जी कहा जाता है। नोट कीजिए इसे। बड़े आगे, तो जितना लैटाइस एनर्जी मैक्सिमम होगा उतना क्या होगा, आयंस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब कौन कितना ज्यादा आयनिक होगा ये हमें पता कैसे चलेगा, तो हमें पता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड बनता है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, मोर मेटेलिक कैरेक्टर जिसका होगा वो उतना अच्छा क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली जितना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना क्या होगा, आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बनेगा। तो जितना मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रांग उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग, जितना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रांग उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि विच इज
मोर आयनिक, LiCl, NaCl, KCl, RbCl। NaCl, LiCl, KCl और RbCl। तो देखिए केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चंस ऐसे आपको सॉल्व करने को मिले तो वहां पे जो आप आंसर ढूंढेंगे उस आंसर ढूंढने में आप जो डिफरेंट पार्ट है उसके बारे में सोचेंगे, जो सेम पार्ट है उसके बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेम पार्ट क्या है, सब में क्लोरीन गिवन है, ठीक है। अब अलग क्या है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। तो हमें बहुत अच्छे से पता है फ्रॉम ग्रुप 1 कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, कि किसी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऊपर से न्नीचे चलने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पे वो क्या हो गया, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और अगर न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगाएगा तो थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका, रुबिडियम, जो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो सबसे अच्छा आयनिक नेचर किसका होगा, रुबिडियम का, देन KCl, देन NaCl, देन LiCl। ठीक है, समझ पा रहे हैं, नोट कीजिए इसे। सिमिलरली अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, which is more ionic, NaF, NaCl, NaBr और NaI। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि मेटल्स आर सेम बट नॉन मेटल्स जो है वो डिफरेंट है। तो अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर चेक करना है। क्या चेक करना है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अप टू डाउन डिक्रीज होता है, मतलब डाउन टू अप क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन सा, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो क्या हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर सबसे अच्छा, NaF, NaCl, NaBr और NaI। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो जितना आयनिक कैरेक्टर, जितना मेटेलिक कैरेक्टर, जितना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहली प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की ये हो गई कि मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन स्टेट। वो किस में होते हैं, सॉलिड इन स्टेट में होते हैं। सॉलिड इन स्टेट मतलब हमें पता है, आप यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं, करेंगे क्लास 11 के अंदर। तो मोस्टली जो सॉल्ट एनालिसिस के लिए आपको कीटायन एनायन मिलते हैं वो कौन से होते हैं, सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। तो मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स, नॉर्मली सभी आयनिक कंपाउंड जो हैं वो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, सॉलिड इन, सॉरी दे आर इन सॉलिड स्टेट। सेकेंड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, काफी हाई होते हैं। रीजन बता सकते हैं क्यों होते हैं, बिकॉज दे शोज
coulombic force of attraction between them. coulombic force of attraction के कारण इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, काफी हाई होते हैं, क्योंकि एक आयन के ऊपर कैटायन होता है, एक एनायन होता है, और प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Na प्लस और Cl माइनस इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण दे शोज वेरी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी, कंडक्टर, दे डू नॉट कंडक्ट इन देयर सॉलिड स्टेट। ये सिर्फ अपने मॉल्टन स्टेट या फिर एक्वियस मीडियम में ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मॉल्टन स्टेट में जब हम उस सॉलिड को हीट करते हैं तो हीट करने पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और आयंस के फोर्स बीच का जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है, दिस इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ आयंस। तो जब तक आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तब तक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। जैसे फिजिक्स में आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द करंट फ्लो होता है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, कि जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनके मूवमेंट के कारण जो है करंट फ्लो होता है। बट केमिस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो होती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो जब तक आयंस फ्री नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। तो इनके सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अपने सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट दे आर वेरी गुड कंडक्टर इन देयर मॉल्टन एंड एक्वियस स्टेट। तो अब एक्वियस स्टेट में क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर के अंदर जब किसी सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर की अपनी हाइड्रेशन एनर्जी होती है, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। तो वाटर अपनी हाइड्रेशन एनर्जी के कारण क्या करता है, इन आयंस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद सॉल्वेशन करता है, Na प्लस के चारों तरफ ट्रैप कर लेता है वाटर, Cl माइनस को ट्रैप कर लेता है। ये हम सब पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। और उसके आयंस के डिसोसिएशन के कारण जब फिर हम बैटरी लगाते हैं तो आयंस अपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो ये अपने सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टन एंड एक्वियस स्टेट। देन fourth point, they do not show isomerism। ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। क्या होता है आइसोमेरिज्म, कोई बता सकता है? आइसोमेरिज्म मतलब सिमिलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म बट दे शोज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि विच हैव सिमिलर लेटाइस, कि जिनका लेटाइस कैसा हो, सिमिलर हो, कि जिनके लेटाइस 3D लेटाइस जब बनाता है कोई भी कंपाउंड तो उसका 3D लेटाइस कैसा हो, सिमिलर हो। फॉर एग्जांपल जैसे LiF MgCl, तो जिनके लेटाइस स्ट्रक्चर सिमिलर हो वो क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहलाते हैं। दे आर नोन एज द आइसोमॉर्फिज्म। अब यहां पे एक चीज हम ये देखें
कि क्या लिथियम फ्लोराइड और MgCl आइसोमर्फिज्म दिखा सकते हैं। तो आइसोमर्फिज्म के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन ये हो गई कि लगभग लगभग जो साइज है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर साइज होना चाहिए। जो एटम्स आपस में आइसोमर्फिज्म दिखा रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, साइज लगभग सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो लिथियम और मैग्नीशियम के जो एटॉमिक साइज है वो सिमिलर नहीं है। तो यहां पे अगर हम देखें LiCl और MgCl ये क्या दिखाते हैं, आइसोमर्फिज्म दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन के एटॉमिक साइज क्या है, डिफरेंट है। फ्लोरीन क्लोरीन के एटॉमिक साइज डिफरेंट है, बट लिथियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज सेम है। आपने पढ़ा होगा डायगोनल रिलेशनशिप से, लिथियम मैग्नीशियम शोज द सेम टाइप ऑफ एटॉमिक साइज। क्लियर है? तो आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो द आइसोमरिज्म बट दे शो द आइसोमर्फिज्म। आइसोमर्फिज्म क्या होता है कि जिनके लेटाइज स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उस अगले लेक्चर के अंदर हम आयनिक कंपाउंड्स की कुछ अलग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन, जैसे कि सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कितना परसेंटेज ऑफ आयनिक, क्या कोई आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक हो सकता है या उसके अंदर कोवेलेंट कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, क्या पूरा प्रोसेस होता है आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन का। तो इस वीडियो के अंदर बहुत हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड को डिस्कस किया है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।